Hello student, new videos. Today we learn about civics chapter 1 and topic is power sharing. It means सत्ता की साझेदारी. स्टूडेंट, आप लोग ने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़े होंगे डेमोक्रेसी के बारे में, और यह जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पावर को कैसे शेयर किया जाए. यानी कि इसमें पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यानी कि डेमोक्रेसी में जो है ना सत्ता की साझेदारी कैसे करते हैं. तो ऑलरेडी डेमोक्रेसी की आपने कई सारे डिफिनीशंस देखे होंगे. डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेटिया. डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेटिया मीन्स होता है शासन. यानी कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है. इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है. लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र. डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वर्तमान में बहुत कम ही देशों में देखने को मिलता है. जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड के कुछ राज्यों में देखने को मिलता है, अमेरिका के कुछ राज्यों में देखने को मिलता है. लेकिन भारत जैसे विशाल देश के लिए, जैसे कि जानते हैं आप सभी, भारत जो है ना वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है. और क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है. तो ऐसे बड़े देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पॉसिबल नहीं है. तो हमारे देश में यानी कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि हमारे यहाँ जो शासन प्रणाली है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है. तो इस चैप्टर में मेनली हमें पढ़ना है सत्ता की साझेदारी, यानी कि जो पावर है उसको कैसे शेयर किया जाएगा, कैसे साझेदारी किया जाएगा. तो सबसे पहले जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी है क्या. तो जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है, तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है. यानी कि देश के अंदर आने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग हैं, उन सभी को सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए, यानी कि साझेदार बनाया जाए. इसी प्रणाली को, इसी व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कही जाती है. इसे इस तरीके से भी कहा जाता है कि सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र का प्राण है. यानी कि अगर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसके कई सारे डिफिनीशंस आप लोगों ने देखा कि लोकतंत्र जो है जनता का शासन है और लोकतंत्र में सभी को समानता का अधिकार मिलता है. तो ऐसी स्थिति में अगर सभी लोगों को समानता नहीं मिलेगा, यानी कि सत्ता में हिस्सेदारी का मौका नहीं मिलेगा, तब फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा. बहुत सारे लोग असंतुष्ट हो जाएंगे और जो देश की आंतरिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं होगा. तो ऐसी स्थिति में सत्ता की साझेदार होना, यानी कि सत्ता में साझेदारी सभी को देना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. स्टूडेंट, इसमें हम दो देशों की कहानी पढ़ेंगे, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका की. तो सबसे पहले जानते हैं कि बेल्जियम कहाँ पे है. तो बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है, और इसकी अगर तुलना की जाए तो यह हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है. यानी कि यूरोप जो है जो बेल्जियम जो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश है, और यह हमारा हरियाणा से भी छोटा है. इसकी सीमा, यानी कि इसके जो पड़ोसी देश है वे है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये सभी इसके पड़ोसी देश है, यानी कि सीमा इनका मिलता है. तो यहाँ कहानी क्या था, तो देखिए, यह जो था बेल्जियम, तो बेल्जियम जो है ना, ये मान लीजिए कि बेल्जियम देश हो गया, ठीक है ना. यहाँ पे मैं आपको मैप दिखाता हूँ बेल्जियम. लुक एट दिस, यह जो है बेल्जियम का पॉलिटिकल मैप है. यहाँ देख सकते हैं ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, और ये दो रीजन है, वॉलोनिया और फ्लैमिस. यह यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्लैमिस रीजन हो गया, ये वॉलोनिया रीजन हो गया. फ्लैमिस रीजन में जो है लोग रहते हैं डच स्पीकिंग, यानी कि डच बोलने वाले लोग फ्लैमिस रीजन में रहते हैं. और वहीं जो वॉलोनिया रीजन है यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं. और साथ ही साथ इधर देख सकते हैं साइड में, इधर कॉर्नर पे, यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पीपल्स रहते हैं. ये वैगन व्हील देखेंगे यहाँ पे. ये पूरा जो होल कंट्री है ना, ये जो कंट्री है ये है हमारा बेल्जियम. और बेल्जियम में 59% यानी कि
ये आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा लोग डच बोलने वाले हैं, ठीक है। एंड देन 40% जो है ना फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, और वहीं 1% मात्र जर्मन स्पीकिंग पीपल्स है। अब बात की जाए इसकी कैपिटल की, ब्रुसेल्स को, यहाँ देख सकते हैं ये हो गया कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, ये वाला हिस्सा। तो जो ब्रुसेल्स है यानी कि जो कैपिटल सिटी है, यानी कि जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे 80% लोग रहते हैं फ्रेंच बोलने वाले, और वहीं 20% रहते हैं डच बोलने वाले। तो मेन प्रॉब्लम यही है यहाँ पे। जातीय बनावट देखेंगे तो कुल आबादी का जो है ना 59% फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, डच भाषा बोलते हैं। शेष 40% लोग बोलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, और राजधानी में 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले रहते हैं, और मात्र 20% लोग डच बोलने वाले हैं। अगर भाषा के आधार पर तुलना की जाए तो फ्रेंच भाषी लोग जो है ना ज़्यादा समृद्ध है, यानी कि जो कैपिटल सिटी में रहते हैं वो बहुत ताकतवर है, ज़्यादा समृद्ध है, उनका डेवलपमेंट हो गया है। वही जो डच भाषी लोग हैं उनका आर्थिक विकास जो है ना बहुत बाद में हुआ है, शिक्षा का विकास बहुत देर से हुआ है, और गवर्नमेंट का जो लाभ है उन्हें बहुत देर से पहुँचा है, जिसकी वजह से जो अदर जो लोग हैं यानी कि जो फ्रेंच भाषा के छोड़कर जो डच बोलने वाले लोग हैं, जिसकी पूरे देश में संख्या ज़्यादा है, वे लोग नाराज़ हैं। अब वहीं देखेंगे श्रीलंका की कहानी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है, देख सकते हैं आप लोग कि हमारा जो कंट्री है उसके पास ही नीचे लटका रखता है। ये देखिए श्रीलंका हो गया हमारा, ये हमारा नाइबर भी है, एक पड़ोसी देश भी है श्रीलंका, नाइबर द्वीपीय कंट्री कह सकते हैं इसको, नाइबर आइलैंड है हमारा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि जो हमारा भारत देश है तमिलनाडु के दक्षिणी जो तट है उससे कुछ किलोमीटर पर स्थित है श्रीलंका। आबादी लगभग 2 करोड़ है, यानी कि हमारा हरियाणा जो राज्य है उतना ही लगभग उसकी आबादी है। इसमें 74% सिंहली बोलने वाले लोग रहते हैं, और तमिल 18%। देख सकते हैं वैगनविल, यहाँ पे सिंहली बोलने वाले की जनसंख्या ज़्यादा है। इसमें 74% जो लोग हैं वो सिंहली लैंग्वेज बोलते हैं, और वहीं 13% जो है ना, 13 और 5 18% टोटल जो है ना अदर कह सकते हैं, जिसमें 18% में हो गया इंडियन तमिल हो गया 13%, 5% हो गया यहाँ पे 13% श्रीलंकन तमिल हो गया, एंड 5% हो गया इंडियन तमिल, टोटल मिलकर हो गया 18%। यहाँ देख सकते हैं क्रिश्चियंस हो गया, यहाँ पे मुस्लिम्स हो गया 1%। सब मिलाकर जो है ना यहाँ पर टोटल जो 100% है उसमें सिन्हाला स्पीकिंग 74% है, मुस्लिम्स 1% है, जो क्रिश्चियंस है वो 7% है, और 18% जो है ना वो है तमिल। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन का स्वरूप, तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति नहीं बल्कि भाषा का विभाजन का आधार था, यानी कि बेल्जियम में जो प्रॉब्लम था वो मेनली भाषा का था। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का आधार क्षेत्र और भाषा दोनों है, यानी कि श्रीलंका में जो है भाषा का भी प्रॉब्लम है और क्षेत्र का भी प्रॉब्लम है। भारत में सामाजिक विभाजन बहुत ही जटिल है। भारत में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग आदि। ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि भारत जो है, इंडिया जो है एक बहुत बड़ा कंट्री और डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे विविधता बहुत ज़्यादा है। तो जो लोकतंत्र है वहाँ पे जो गृह युद्ध होता है वह इसकी सबसे बड़ी चुनौती होता है। तो ये जो दोनों कहानी है, चाहे वो श्रीलंका को हो या फिर बेल्जियम का हो, तो दोनों में कहानी में क्या है कि एक तरफ जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं और साथ ही साथ जो दूसरी कम्युनिटी अनदर तरफ है, इन दोनों में जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, जैसे श्रीलंका में तमिल और सिन्हाला भाषा के बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, और बेल्जियम में डच और ब्रुसेल्स का प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, तो आपने दोनों देशों का प्रॉब्लम देख लिए कि यहाँ पे डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स के बीच में हो रहा है, यहाँ पे श्रीलंका में सिन्हाला और तमिलों के बीच हो रहा है। तो यह जो प्रॉब्लम्स था, तो यहाँ जो बेल्जियम वाला कंट्री है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
बहुत ही आसानी से कर लिया गया, क्योंकि पावर का शेयर कर दिया गया। यानी कि जितने भी डच स्पीकिंग पीपल्स थे और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स थे, इन दोनों के बीच में जो है ना इक्वालिटी ला दिया यहाँ की गवर्नमेंट जो है, यानी कि दोनों को इक्वल बना दिया पूरे कंट्री में, चाहे वो कैपिटल सिटी हो या अनदर पार्ट हो, सभी में जो है ना सत्ता की साझेदारी बना दिया गया। यानी कि बोला गया कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डच वाले को बोला गया कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी जो है ना समान अवसर मिलेगा। फ्रेंच वाले को भी बोला गया कि आपको भी समान अवसर मिलेगा। लेकिन वहीं श्रीलंका में क्या हुआ कि यहाँ का जो गवर्नमेंट था, उन्होंने क्या किया कि बोला कि मेरी संख्या ज़्यादा है, यानी कि सिन्हला वाला लोग जो है ना कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत सारे चेंजेज ला करके और सिन्हाला स्पीकिंग को जो है ना राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया। साथ ही साथ यह कहा गया कि पूरे देश में जो है जो सिन्हाला बोलते हैं उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाएगी, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेज हो या फिर जॉब्स हो। यह जो किया गया था 1956 में किया गया था, एक एक्ट बनाया गया था, एक कानून बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके, और वह था लैंग्वेज एक्ट, जिसमें क्या किया गया कि जितने भी जो सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं उनको प्रायोरिटी दी गई, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे गृह युद्ध हो गया। बट वही यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना गृह युद्ध की स्थिति को होने ही नहीं दिया, क्योंकि यह क्या किया, पावर का शेयर कर दिया। तो इस तरीके से दोनों कहानी में अगर कंपेयर किया जाए तो एक तरफ श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है ना माइनॉरिटी को ध्यान नहीं रखा, और दूसरी तरफ बेल्जियम की गवर्नमेंट जो है ना माइनॉरिटी को ध्यान में रखा, जिससे यहाँ पे गृह युद्ध नहीं हुआ और बहुत ईजिली इस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लिया। लेकिन श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया और बहुत सारा नुकसान हो गया। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट में जो हमारा कंट्री है, तो जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, यानी कि हमारे यहाँ जो पावर शेयरिंग का जो तरीका अपनाया गया है उसमें जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, यानी कि हमारे यहाँ जो पावर शेयरिंग का है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में ना जो है ना जो ऑर्गन्स है, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एक्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, इन तीनों के बीच में पावर शेयर किया गया है। यानी कि पावर शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के बीच में जो है ना पावर शेयरिंग कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, साथ ही साथ पावर को शेयर किया गया है गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पे, एज लाइक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ जो देख सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और साथ ही साथ पंचायती राज व्यवस्था है, इन सब में जो है ना अलग अलग पावर शेयर किया गया है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस। अनंतर कह सकते हैं कि पावर में ऑल्सो वी शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, साथ ही साथ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी शेयर किया गया, जो कि हम कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे यहाँ है उसी का हम टाइप कह सकते हैं सोशल ग्रुप्स को। पावर शेयरिंग अरेंज कैन बी ऑल्सो द सीन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। हमारे यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है मल्टी पार्टी सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है, यानी कि हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, जिसमें राजनीतिक दल, दबाव समूह, इन सब में भी पावर को शेयर कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है ना कि हमारे यहाँ अगर अभी देखा जाए तो प्रेजेंट डे में विश्व का सबसे सफल लोकतंत्र हमारा, तो विश्व का सबसे सफल लोकतंत्र भारत को ही कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है और सबसे सफल देश भी है। बहुत सारे चैलेंजेस के बाद भी हमारे यहाँ जो है वह श्रीलंका और बेल्जियम वाली स्थिति नहीं आई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें इस तरह का प्रोविज़न किया गया है कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें अमेंडमेंट करके और चेंजेस किया जा सकता है। और इससे जो पावर शेयरिंग किया गया है हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स और वर्टिकल फॉर्म्स में, यानी कि जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इनके बीच में शेयर कर दिया गया पावर, जो कि टकराव ना हो तीनों के बीच में। साथ ही साथ जो अलग अलग लेवल्स के गवर्नमेंट है, जैसे कि केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया और पंचायती राज व्यवस्था हो गया, इनमें भी शेयर कर दिया गया पावर, जिससे किसी के बीच में कोई टकराव नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ जो कंट्री है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग, हमारा जो कंट्री है भारत, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग भोजन करते हैं, अलग अलग उनका लाइफ स्टाइल है, इवन जोग्राफिकल कंडीशंस भी अलग है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता अगर पावर को शेयर नहीं किया जाता, यानी कि सत्ता में साझेदार सबको नहीं बनाया जाता, तो फिर जो हमारा पॉलिटिकल मैप जो अभी दिख रहा है आपको ऐसा या नहीं दिख पाता और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय का जो हमारा पॉलिटिकल मैप है या फिर जो अभी प्रेजेंट में जो हमारा पॉलिटिकल मैप है, दोनों
में बहुत अंतर है, क्योंकि क्षेत्र के अनुसार पे, भाषा के अनुसार पे सभी के अलग अलग तरह के राज्य को निर्माण किया गया इन्हीं चीज़ों को देखकर कि हमारे यहाँ कोई गृहयुद्ध ना हो। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, इससे आगे देखेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन एंड उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा स्टूडेंट। और अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते जाएंगे ताकि आपको जो न्यू वीडियो है वो आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।